हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 21 सितंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी आपको हमारी ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज ही आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। याद रखिएगा, दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हथियार अगर आपके पास में है तो वो आपका मन है। आपका मन इतना पावरफुल है कि दुनिया की हर चीज़ को आपके लिए पॉसिबल कर सकता है। अगर आप अपने मन को बता दें कि आप हारने वाले हैं तो यकीन मानिए आपको हज़ार तरीके बताएगा, हज़ार कारण बताएगा कि क्यों आप नहीं जीत सकते। वहीं अगर आप अपने मन को बता दें कि आपको कोई नहीं हरा सकता, आप जीतेंगे, तो ये आपको अरबों तरीके बताएगा कि क्यों आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो इतनी पावरफुल मशीन के आप मालिक हैं। मन, बस इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। अगर आप मानते हैं अपने मन से कि आप जीत जाएंगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत इसमें 116वें स्थान पर है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में बीएसएफ और किस बॉर्डर गार्ड का डीजी स्तरीय 50वां सम्मेलन संपन्न हुआ, तो बांग्लादेश के ये डीजी स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। तीसरा प्रश्न है कि भारत के कितने समुद्री तटों के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल की अनुशंसा की गई है, और ये 8 ऐसे समुद्री तट हैं। चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल भारतीय का नाम क्या है, तो इनका नाम है उदित सिंघल। पांचवा प्रश्न है कि भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच टाइटन पे किस बैंक के सहयोग से लॉन्च की गई है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से। वहीं छठवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है, तो ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सातवां प्रश्न है कि कौन सा देश जिबूती आचार संहिता यानी कि डीसीओसी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है, तो ये भारत हुआ है। और आठवां प्रश्न है कि किस देश का फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है और ये इटली में स्थित है। नवा प्रश्न है कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं सुरेश रैना। और 10वां प्रश्न है कि आईपीएल का 13वां सत्र किस देश में शुरू हुआ है, और ये हुआ संयुक्त अरब अमीरात में। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर में बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें। मुझे आज आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप कीजिए कि जितने भी आप व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पर इसको शेयर करें। साथ में अपने स्टेटस होता है, आपके स्टेटस में इसको एक बार लगाएं, मेरे लिए लगाने का प्रयास करें। अगले 4-5 दिन तक अगर आप लगाएंगे तो ये जो हमारी व्यूअर्स की संख्या है ये दुगनी हो जाएगी और मैं आप ही से अपील कर सकता हूँ, तो ये आपसे मेरी अपील है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं कि किस सदन ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक तथा कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा कर पर करार विधेयक को मंजूरी दी है। और इन विधेयकों को पहले लोकसभा ने मंजूरी दी थी और हाल ही में अब इनको राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। यानी कि अब ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। बी और सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए और आखिर ये बिल क्या है और क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, इनकी जानकारी देख लीजिए। तो राज्यसभा ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, इसके अलावा कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 इनको मंजूरी दे दी है और लोकसभा ने इसे पहले ही पारित कर दिया था। यानी कि अब दोनों सदनों के द्वारा इसको पारित कर दिया गया है। अब चूंकि हमारे यहाँ कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब उसको राष्ट्रपति मंजूरी दे देते हैं, तो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए इसको भेजा गया है। तो जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी ये कानून का रूप धारण कर लेगा। ये विधेयक राज्यों की जो अधिसूचित मंडियां होती हैं जहां पर किसान अभी क्या करते हैं, अपनी उपज को बेचते हैं, उसके अतिरिक्त भी राज्य के भीतर या बाहर या देश के किसी भी हिस्से में किसानों को ये सुविधा देगा कि वो अपनी उपज को बेच सके। तो इस प्रकार से ये सुविधा देने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा विधेयक है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, इसका उद्देश्य किसानों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों या निर्यातकों से सीधे जोड़ने का है। एक प्रकार की ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है जिसमें किसान और कंपनी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आखिर उनको कीमत क्या मिलेगी,
कौन सी फसल वो उपजाएंगे, तो इन सब चीज़ों को लेकर तो इसे सरकार का मानना ही है। हालांकि इस बिल की काफ़ी आलोचना भी हो रही है, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान इसका जो है विरोध भी कर रहे हैं। और जो हरसिमरत कौर सिंह बादल जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी भारत सरकार में, उन्होंने इस्तीफा भी इन्हीं बिल को लेकर दिया था। तो ये आपको याद रखना है और ये काफ़ी चर्चा में रहा है और रहने वाला है, इसलिए और इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। चलिए, आपका इस बिल के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात दोनों सदनों की करते हैं जहां से इसको पारित किया गया। पहले राज्यसभा की, तो राज्यसभा स्थायी सदन है, उच्च सदन है, प्रथम सदन भी कहा जाता है। 6 वर्ष का इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है और ये स्थायी तो कभी भंग होता ही नहीं है। सदस्यों की संख्या अधिकतम 252 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। और सभापति वेंकैया नायडू हैं जो कि उपराष्ट्रपति हैं। लोकसभा की बात करें तो दूसरा सदन, निचला सदन या लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन इसलिए क्योंकि सीधे चुनाव यहाँ पर होते हैं, जनता के द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि इसमें इसके सदस्य होते हैं। 5 साल इसका कार्यकाल होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है और सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 543 + 2, ये +2 कौन से हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो 545 सदस्य हैं। गठन की बात करें तो अनुच्छेद 81 के तहत इसका गठन होता है और अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला हैं। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय और किस मंत्रालय के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं आयुष मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय के बीच में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पोषण अभियान के तहत, याद रखिएगा, पोषण अभियान जो सितंबर माह है उसको भारत सरकार 2018 से, कब से, 2018 से पोषण माह के रूप में मना रही है। तो इस पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए जो आयुष मंत्रालय है और महिला और बाल विकास मंत्रालय है, इसके बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इसके तहत आयुष और महिला और बाल विकास मंत्रालय ये क्या करेंगे, आयुर्वेद, योग और दूसरी जो आयुष प्रणालियां हैं चिकित्सा की, उसके माध्यम से पोषण अभियान में आयुष को एकीकृत करेंगे, यानी आयुष मंत्रालय का भी यूज किया जाएगा कुपोषण के प्रबंधन के लिए। तो इसमें आपको ये याद रखना है। अब पोषण अभियान ये एक राष्ट्रीय पोषण मिशन है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और भारत सरकार का जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, जिसकी मंत्री यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्मृति ईरानी है, उनके इस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, उनके लिए पोषण परिणामों में सुधार के लिए ये अभियान प्रमुख रूप से चलाया जा रहा है। और जो आंगनबाड़ियाँ होती हैं उनके माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जाता है। बात तीसरे प्रश्न की होगी कि भारत ने किस देश को $25 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है, और ये उपलब्ध कराई है मालदीव को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत ने मालदीव सरकार को कोविड-19 महामारी के कारण जो आर्थिक असर पड़ा है मालदीव में, तो उस असर से निपटने के लिए बजट में सहायता की, याद रखिएगा वहां पर बजट में सहायता के लिए $25 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। और ये जो $25 करोड़ की राशि है, ये वित्तीय सहायता मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मालदीव में जो कठिन आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई है उससे निपटने के लिए जो सहायता मांगी गई थी, उस मांग के बाद उपलब्ध कराई है। तो यहाँ के राष्ट्रपति ने विशेष सहायता की डिमांड की थी भारत से, और भारत ने सहायता राशि दी है। बात मालदीव की करते हैं। यहाँ की राजधानी माले है, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह है और मुद्रा यहाँ की मालदीवी रुपया है। चलिए, मैप में मैं आपको अब मालदीव लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको मालदीव जाना है तो मूव करना पड़ेगा नीचे की तरफ। आप देखेंगे यहाँ पर ये ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जो मालदीव है, और यहीं पर इसकी राजधानी माले है। अब इनके पास में भारत का लक्षद्वीप पड़ता है, याद रखिएगा ये लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और द्वीप समूह भी है लक्षद्वीप। तो ये मालदीव के पास में पड़ते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तो भारत के दक्षिण में स्थित है। कई बार मालदीव और मॉरिशस में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मॉरिशस अगर आप देखेंगे तो ये भी हिंद महासागर में स्थित है, लेकिन ये काफ़ी नीचे स्थित है, जहाँ के राष्ट्रपति प्रवीण जगन्नाथ हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD, इसने चालू वित्त वर्ष मतलब 2020-21, ये जो वित्त वर्ष चल रहा है, याद रखिएगा कोई भी वित्त वर्ष भारत में जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है
और 31 मार्च पे जाके, अगले साल 31 मार्च पे जाके खत्म हो जाता है। तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में भारत की विकास दर के लिए कितने प्रतिशत के संकुचन मतलब उसके कम होने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है 10.2% का, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है उसने OECD, इसने चालू वित्त वर्ष में भारत का जो जीडीपी का अनुमान है, जो भारत की विकास दर है, उसमें 10.2% के गहरे संकुचन, यानी उसको -10%, -10.2% कह सकते हैं कि इतना कम होने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा अनुमान लगाया है कि 2021-22 में जो अगला वित्त वर्ष होगा उसमें अन्य देशों के समान उच्च आंकड़े भारत की जो जीडीपी उसको मिलेंगे और 10.7% की वृद्धि मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है कि अगले साल 10.7% की वृद्धि दर हासिल करेगा, लेकिन इस बार ये 10.2% की कमी रहेगी। इसके अलावा 2020 में वैश्विक उत्पादन में अपने अनुमान को बढ़ाकर -4.5% कर दिया है कि वैश्विक उत्पादन में भी 4.5% की कमी देखने को मिलेगी। अब पिछले करंट अफेयर का जो नया सेक्शन जुड़ा है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि और जो दूसरी रेटिंग एजेंसीज हैं उसने भारत में जो विकास दर का अनुमान है उसको कितना कम किया है। तो सबसे पहले मूडीज़ की बात करें तो मूडीज़ ने 2020-21 यानी कि जो चालू वित्तीय वर्ष है उसमें 11.5% की कमी रहने का अनुमान लगाया है, जबकि जो अभी करंट अफेयर में मैंने आपको कितना बताया था कि 10.2% की कमी रहने का अनुमान लगाया है OECD के द्वारा। अब फिच रेटिंग एजेंसी की करें तो इसने भी 2020-21 में 10.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है, और क्रिसिल इस रेटिंग एजेंसी ने 9% का, और इंडिया रेटिंग्स ने 11.8% की भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान लगाया है। तो ये आपको सब याद रखना है क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि किस अमेरिकी कंपनी ने टिकटॉक के अमेरिकी संचालन का अधिग्रहण किया है, और यह अधिग्रहण किया गया है ओरेकल और वॉलमार्ट के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ओरेकल और वॉलमार्ट जो आज हमारा फ्लिपकार्ट है भारत का, वो ही वॉलमार्ट ने खरीदा है, ये भी आप याद रखेंगे। ओरेकल आपने जावा सुना होगा, राइट, ओरेकल नहीं सुना होगा तो जावा सुना होगा। तो जो जावा लैंग्वेज है वो एक्चुअल में ओरेकल का ही है। तो ओरेकल और वॉलमार्ट ने टिकटॉक के अमेरिकी संचालन का अधिग्रहण किया है, और यानी अमेरिका में अब जो टिकटॉक चलेगा वो इन दोनों कंपनियों के द्वारा चलेगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ओरेकल और वॉलमार्ट का टिकटॉक का यूएस ऑपरेशंस को हासिल करने की जो डील हुई है उसको मंजूरी दे दी है। और आपको ये याद रखना है कि वीचैट एक और इसी प्रकार की चैटिंग ऐप है, ये भी चाइनीज़ है, और टिकटॉक को और इनको दोनों को अमेरिका में बैन किया गया है। नई कंपनी का जो मुख्यालय होगा वो टेक्सास में होगा, और करीब 25,000 लोगों को ये नौकरी देगी और अमेरिका को $5 बिलियन का योगदान देगी। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि हाल ही में किस तमिल फिल्म निर्देशक का निधन हो गया है, और इनका नाम है बाबू सिबान, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो तमिल फिल्म निर्देशक बाबू सिबान, इनका निधन हो गया, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत निर्देशक धारणा के साथ, एक और निर्देशक थे उनके साथ, धारणा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की थी, और बाद में विजय के साथ जो एक फिल्म स्टार है उनके साथ गिली और कुर्वी जैसी फिल्मों में काम किया था। उन्होंने 2009 में वेट टाइकरन के नाम से अपना निर्देशन शुरू किया, और उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल मूवी थी। बात करेंगे सातवें प्रश्न की कि किसे 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इनका नाम है मार्गरेट एडवर्ड, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मार्गरेट एडवर्ड, इनको 2020 के डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है इन्होंने, और ये पुरस्कार दिया जाता है शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए। साहित्य की जो शक्ति, यानी कि जिसने साहित्य में इस प्रकार का काम किया हो जिससे दुनिया भर के अंदर शांति आई हो, सामाजिक न्याय बढ़ा हो, वैश्विक समझ बढ़ी हो, तो उस प्रकार के साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और ये चूंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है तो जिंदगी भर का इनका जो काम है उसके लिए दिया गया है। मार्गरेट एडवर्ड की बात करें तो कविता, कथा और गैर काल्पनिक, साथ में निबंध और हास्य पुस्तकों की ये लेखिका हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में साहित्य का सृजन किया है। बात आठवें प्रश्न की होगी कि हाल ही में किस देश में ब्रूसिलोसिस नामक एक बीमारी का संक्रमण फैला है, और ये संक्रमण फैला है चाइना में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो
चाइना के अंदर ब्रूसीलोसिस नाम की एक बीमारी का संक्रमण फैल रहा है और चाइना में इस बीमारी से अभी तक 3245 लोग अपनी चपेट में इसने ले लिया है। ये एक प्रकार का जीवाणु से होने वाला रोग है और ये जो है मवेशियों, सुअर, बकरी, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करता है और इन्हीं के माध्यम से, खासकर जो गाय वगैरह होती है उनके माध्यम से ये मनुष्य में पहुंचता है। तो ये आपको याद रखना है। और ब्रूसेलोसिस को जो है इसको मेडिटेरियन फीवर के नाम से भी जाना जाता है और ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है ब्रूसेला। अब बात चाइना की करते हैं। यहाँ की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी युआन है। चलिए, चाइना में मैप में ले जाने से पहले मैं पिछले करंट अफेयर में चाइना से संबंधित जो करंट अफेयर हमने पढ़ा था उसमें ले जाऊंगा और उसके बाद चाइना की बात करेंगे। तो चाइना ने जिक्वांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफोन 9 का सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया था। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा चाइना में फैले अन्य वायरस कौन कौन से, तो हंता वायरस का नाम आया था। कोरोना तो आपको पता है चाइना का वुहान शहर, इसको याद रखेंगे, चाइना के वुहान शहर से ये प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा हंता वायरस भी आप याद रखेंगे, ये भी चाइना में कुछ समय पहले फैला था। अब मैप में मैं आपको अब चाइना लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको चाइना जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ, उत्तर में। चाइना के साथ भारत की बड़ी सीमा लगती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चाइना है। चाइना की राजधानी आप देखेंगे तो ये उत्तरी चाइना में बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है। अब यहाँ पर आप याद रखेंगे भारत के साथ यहाँ पर चाइना की सीमा लगती है। ये है भारत का अरुणाचल प्रदेश, जिसको चाइना अपना होने का दावा करता है, इसलिए इसको ग्रे कलर में दर्शाया गया है। और इसी के बीच में अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में है मैकमोहन रेखा, जिसको चाइना मानने से मना करता है। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वो है जिसको अक्साई चीन कहा जाता है और 1950 के बाद से चाइना ने इस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। यहीं पर भारत और चाइना के बीच में अभी काफ़ी तनातनी चल रही है। पैंगोंग लेक, और आपने नाम सुना होगा पैंगोंग लेक का, तो ये वहाँ पर यहीं पर ही वो जगह है। अब याद रखेंगे चाइना और भारत के बीच में जो रेखा है, जो नियंत्रण रेखा, उसको LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है, जो नियंत्रण रेखा है, उसको LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक था, क्योंकि आज 8 ही प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। संडे होने की वजह से कई बार उतनी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट खबरें नहीं मिल पाती और मैं नहीं चाहता कि आपका किसी प्रकार से समय खराब हो, इसलिए आज 8 ही सवाल हमने आपके लिए रखे थे। आज का करंट अफेयर हमारा यहीं तक था। अब मैं आपसे बात करूंगा कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। तो इस सूचकांक में भारत जो है वो 105वें स्थान पर है, यानी कि डी ऑप्शन है प्रश्न का सही उत्तर, ए ऑप्शन नहीं। यहाँ पर गलत जगह टिक हो गया है, तो डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया और जो लोग उत्तर देते हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़े उससे पहले मध्य प्रदेश MPPSC की जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए हमारे प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी प्रारंभिक परीक्षा में और हिंदी मीडियम के लिए भी। तो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी 2 अक्टूबर को इंग्लिश मीडियम के नोट्स लॉन्च होंगे, तो तब तक के लिए आपको इसका प्राइस 997 रुपये में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किस दूसरे खाड़ी अरब देश ने इजराइल के साथ शांति समझौते को मंजूरी दी है। तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा वो देश है जिसने ऐसा किया है। और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।